चलिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ईपीआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लास्ट लेक्चर में आपको कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताए थे कि विच एटम और विच मॉलिक्यूल इज ईपीआर एक्टिव और विच आर ईपीआर इनएक्टिव। उसके केस में मैंने आपको ये कहा था कि यू विल कैलकुलेट द if there are number of unpaired electrons, then the molecule is the EPR active. If it does not have the unpaired electron, then it is EPR inactive. In case of NMR, you use the chemical shift. In case of NMR, you use chemical shift. Chemical shift आप use करते हो किसके लिए? NMR के लिए, and use delta. मतलब डेल्टा आप NMR में यूज करते हो, पढ़ा होगा अभी आपने। सेम केस यहाँ पे जाके डेल्टा को हम रिप्लेस करते हैं। इन केस ऑफ ईपीआर में हम डेल्टा को रिप्लेस करते हैं एन जी वैल्यू, इन केस ऑफ ईपीआर। ठीक है, ईपीआर में यहाँ पे रिप्लेस करते हैं हम, रिप्लेसिंग दिस डेल्टा विद द जी। तो यहाँ पे जो जिस तरीके से आप यहाँ पे डेल्टा बोल रहे थे केमिकल शिफ्ट, यहाँ पे जी वैल्यू बोलते हैं इन केस ऑफ ईपीआर और ईएसआर। ठीक है बेटा, ईपीआर में हम यूज करते हैं जी वैल्यू। तो जो ग्राफ होता है, द ग्राफ इज इन बिटवीन दिस, यहाँ पे एनएमआर में आपको डेल्टा के वर्सेस में ग्राफ बताते हो, इस तरीके से शार्प पीक आता है। बट इन केस ऑफ दिस, यहाँ पे हम इंटेंसिटी वर्सेस जी वैल्यू बताते हैं, और जो पीक होती है वो ब्रॉड होती है। ठीक है, ब्रॉड सिंगलेट पीक अगर आप यहाँ ये एनएमआर के केस में है, और दिस इज इन ईएसआर, ये ब्रॉड है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर मोर देन वन पीक होगा तो ईपीआर स्पेक्ट्रम, और ये यहाँ पे जाके एनएमआर स्पेक्ट्रम। डबलेट भी अगर आप देखेंगे, इसका डबलेट अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट द डबलेट इन दिस केस, इन दिस वे, एंड हियर इफ यू सी द डबलेट यू विल सी दिस वे, डबलेट होगा इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो टू गेट द शार्प पीक इन केस ऑफ ईपीआर, तो इसमें जाके क्या किया जाता है, ईपीआर को जाके डेरिवेटिव ग्राफ यहाँ पे जाके प्लॉट किया जाता है। ठीक है, in case of EPR, the derivative graph is used to get sharp peak, in EPR, the graph is plotted between del I by I वर्सेस जी वैल्यू। ठीक है बेटा, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव करो, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव करो, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये ऐसे ग्राफ यहाँ पे जाके प्लॉट किया जाता है। द ग्राफ इज प्लॉटेड दिस वे, डेल आई बाई आई वर्सेस जी। तो यहाँ पे आपको पीक ऐसे आती है। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव ग्राफ। अब यहाँ पे जाके क्वेश्चन है कि जो ईपीआर है, इन केस ऑफ ईपीआर वाई देयर अकर्स अ ब्रॉड पीक। ऑल्दो आई हैव गिवन द आंसर इन वन ऑफ द लेक्चर, बट उस लेक्चर को मैंने माना ही नहीं है, मैंने फिर रिपीट किया बहुत सारी चीजें, क्योंकि उस दिन बहुत सारे बच्चे नहीं थे। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वाई इन ईपीआर स्पेक्ट्रा, वाई इन ईपीआर स्पेक्ट्रा we get broad peaks instead of sharp peaks, क्यों? Why? Reason is this, because there it depends on the relaxation time. Reason क्या है? It depends on relaxation time. आपने परसों भी मैंने आपको बताया कि एक्चुअली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, उसी में से जो क्या आता है कि विड्थ जो होती है, विड्थ इनटू रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू द कांस्टेंट, सम कांस्टेंट। ठीक है, इसी को जब हम यहाँ पे लिखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, डेल विड्थ ऑफ द लाइन विड्थ, जो स्पेक्ट्रा की विड्थ है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल टी रिलैक्सेशन टाइम। तो इस इक्वेशन को याद रखिएगा। यहाँ पे जाके जितना यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम जो होगा,
जितना यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम कम होगा उतनी लाइन विड्थ ज्यादा आएगी, जितना रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा उतना यहाँ पे शार्प पीक आएगा, याद रखिएगा। अब ये रिलैक्सेशन टाइम किस चीज का होता है, जो हम रिलैक्सेशन टाइम बार बार यूज कर रहे हैं वर्ड रिलैक्सेशन टाइम, किस चीज का रिलैक्सेशन टाइम? एक्चुअली द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे जो बात होती है, जो रिलैक्सेशन है, relaxation is a process, it is a process by which an excited magnetic state returns to its equilibrium distribution, ठीक है। तो इट इज ए प्रोसेस बाय विच एन एक्साइटेड मैग्नेटिक स्टेट रिटर्न्स टू इट्स इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन, ये रिलैक्सेशन है, ठीक है। ईपीआर में यहाँ पे जाके जब हम ईपीआर में देखते हैं, इन केस ऑफ ईपीआर द रिलैक्सेशन टाइम इज वेरी लेस, relaxation time is very less, that is why the peak width is high। इस वजह से यहाँ पे जाके आपको ब्रॉड पीक आ जाती है, ठीक है, ब्रॉड पीक आपको मिल जाती है। बट अगर आप कंपेयर करेंगे इसको एनएमआर के साथ, जब आप कंपेयर करते हैं इसको एनएमआर के साथ, दिस रिलैक्सेशन टाइम इज मोर, दिस रिलैक्सेशन टाइम इज लार्ज। इसमें जाके रिलैक्सेशन टाइम जो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है वेरी लार्ज है, उस वजह से यहाँ पे जाके शार्प पीक आती है, शार्प पीक, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये रीजन है कि अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाई ईपीआर स्पेक्ट्रा इज दिस ब्रॉड एज कंपेयर दैट ऑफ एनएमआर पीक, एनएमआर इज वेरी दिस एनएमआर पीक इज शार्प बट द ईपीआर स्पेक्ट्रा इज वेरी दिस ब्रॉड। रीजन क्या है? रीजन आप यहाँ पे जाके मैंने आपको बताया कि रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड है, तो जितना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा उतना यहाँ पे जाके ब्रॉड पीक आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे और एक बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, और इसी के साथ हम सेकंड टॉपिक इसका स्टार्ट करेंगे। ये सब इंट्रोडक्शन में आया, एनर्जी आपने याद रखी होगी, मैं कोई रिवीजन भी यहाँ पे बताऊंगा क्या क्या आपने चीजें याद रखी, पहले ये चीज बताऊंगा। इन केस ऑफ एनएमआर, एनएमआर में जाके आप यूज करते हो जे वैल्यू, जे क्या होता है? जे होता है कपलिंग कांस्टेंट, जे होता है कपलिंग कांस्टेंट। ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी, इससे जाके मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, मुझे भी पढ़ाना है बट आपने ये पढ़ा, अभी ऑर्गेनिक में पढ़ ही रहे हो आप। तो यहाँ पे जाके कपलिंग कांस्टेंट ये होता है, इन दो के बीच में जो ये गैप है, दिस इज द कपलिंग कांस्टेंट। इन दो पीक जो स्प्लिटिंग है, यहाँ पे जाके जो स्प्लिटिंग पैटर्न आपको पीक्स में मिलता है, उनके बीच में जो यहाँ पे जाके जो गैप होती है, उसको आप यहाँ पे क्या बोलते हो? इसको बेटा यहाँ पे बोलते हो कि दिस इज द जे कपलिंग कांस्टेंट इन एनएमआर। ईपीआर के केस में भी अगर आप देखेंगे, अब आपके पास जो पीक आ गई, फॉर एग्जांपल यू गेट दिस पीक, आपको जाके पीक आ गए, तो इन पीक्स के बीच में जो गैप है, इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे ए, क्या करते हैं? यूज ए का मतलब क्या है? ए इज द हाइपरफाइन, ए इज हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यूज करते हैं इसको एनएमआर में। अब इसी हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, किस तरीके से एक पीक यहाँ पे जाके डिवाइड होती है फर्दर, वो जाके हम यहाँ पे जाके आज का टॉपिक वही है। तो क्विकली मैं आपको एक रिवाइज यहाँ पे जाके जो अभी तक हमने लास्ट 2 लेक्चर्स मैंने जो बताया आपको, उसका मैं क्विक रिविजन यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। फर्स्टली मैंने कहा कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एनएमआर एंड द ईएसआर। In case of NMR, we use the nucleus and you use this रेडियो वेव। एनएमआर के केस में हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स को, जो बेसिक डिफरेंस है इसमें जाके रेडियो वेव को यूज करते हैं। ईपीआर के लिए यूज करते हैं माइक्रोवेव। क्विकली बोल रहा हूँ, इसे जाके फास्टली बोल रहा हूँ, माइक्रोवेव। इसी तरीके से आई यूज द लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन दीज। तो मैंने बताया कि अगर इसका जाके इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड होगा, तो इसका जो यहाँ पे जाके एमएस होगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस हाफ,
ये डिजेनरेट होगा। बट जब हम अप्लाइड फील्ड में इसको ले रहे हैं, जितना हम फील्ड बढ़ाएंगे उतनी एनर्जी गैप बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पे जाके जरूरत नहीं है ऐसे बनाने की। तो जितना आप फील्ड बढ़ाओगे उतना ही एनर्जी गैप भी बढ़ेगा, तो जाके ये एनर्जी यहाँ पे होगी डेल्टा ई। तो जो डेल्टा ई है वो हमने कैलकुलेट किया, वो आ गया आपका जीई म्यू बी और बी जेड या एच नॉट, जो भी आपकी मर्जी है, बी जेड अप्लाइड फील्ड, ये इसके बराबर आया था। वो भी हमने देखा किस तरीके से निकाला कि इसका जो होगा ये -12 नीचे है, बट रिवर्स होता है इनके साथ एनएमआर, क्योंकि उसमें जाके चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, दैट इज वाई यहाँ पे -12 इधर और यहाँ पे जाके +12 इधर। ठीक है बेटा, ये चीजें हो गई। और फिर इसकी एनर्जी निकाली थी हमने कि एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट होगा, यहाँ पे जाके -12, फिर यहाँ पे जाके आया था जीई म्यू बी बीटा जेड। इसी तरीके से हायर एनर्जी लेवल के लिए भी निकाला था एनर्जी, E इज इक्वल टू हाफ जीई म्यू बी फिर बी जेड। फिर इसी तरीके से डेल्टा ई निकाला फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, यू विल गेट दिस जीई म्यू बी बी जेड। इसके with the help of this equation we calculate number of we can calculate the frequency, we have done some numericals also। तो मैंने आपको यहाँ पे जाके ये बताया था कि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू जीई म्यू बी बी जेड। तो यहाँ पे जाके फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये बराबर होगा जीई म्यू बी बी जेड डिवाइड बाई एच। वी कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी हियर। तो फिर नेक्स्टली मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे जाके जो यहाँ पे सॉल्वेंट लेते हैं, क्योंकि हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जब आप करेंगे तो यूज द सॉल्वेंट। तो जो भी आप सॉल्वेंट लेंगे, जो भी आप सैंपल लेंगे, दैट सैंपल मस्ट बी इन दिस जनरली फ्रोजन स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जाके फ्रोजन स्टेट में जाके प्रेफर किया जाता है, सो दैट एंड देयर शुड नॉट बी एनी इम्प्योरिटी बिकॉज दिस इज द हाईली सेंसिटिव टेक्निक। तो जाके इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द दिस इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसे होगा, और बाकी चीजें जो आपको आगे पता चलेंगी वो सब चीजें यहाँ पे जाके डिस्कस हो जाएंगी, वो मैंने डिस्कस किया। और एक चीज इंपॉर्टेंट मैंने जो आपको यहाँ पे बताया कि 2 तरीके के ईपीआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होते हैं। एक मैंने बोला कि यहाँ पे एक्स बैंड वाला होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बताई, और जाके क्यू बैंड वाला होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी जाके फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है वो है। एक्स बैंड वाला और क्यू बैंड वाला होता है, तो जाके इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। और थर्डली मैंने आपको यहाँ पे ये भी किया कि रेफरेंस जो यूज किया जाता है, जैसे एनएमआर में ट्राई मिथाइल साइलेन यूज किया जाता है टीएमएस, इसी तरीके से यहाँ पे जाके यूज किया जाता है जनरली डाइफेनाइल पिक्राइल हाइड्राजाइल यूज किया जाता है एज दिस रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस के लिए हम इस कंपाउंड को यूज करते हैं। विद रेस्पेक्ट टू दिस वी कैन कंपेयर द स्पेक्ट्रा, वी कैन सी द डिफरेंट पीक्स ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो ये बात भी हो गई। तो आज की बात भी यहाँ पे जाके आ गई कि वाई द ईपीआर स्पेक्ट्रा इज ब्रॉड। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि डेल डब्ल्यू इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल द रिलैक्सेशन टाइम। इसका रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, इसलिए जाके विड्थ जो होती है, विड्थ ऑफ दिस लाइन इज ब्रॉड, तो इस वजह से यहाँ पे ब्रॉड आता है। इसलिए जाके हम यूज करते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम यूज करते हैं फॉर ईपीआर स्पेक्ट्रा। और लास्टली जो बात आई थी, in case of this we use the J, this is the coupling constant in case of NMR, but in case of this EPR we use the A, that is the hyperfine splitting constant. Hope you understand each and everything. If you have any doubt you can comment on the link below। आप जाके इस YouTube चैनल जो है इसके नीचे आप इसका कमेंट कर सकते हो, सर हमें ये चीज नहीं समझ आया। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू दिस एक्सप्लेन इट। अगर आपको कोई भी चीज में जाके अभी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, तो इसके साथ ही इंट्रोडक्शन जो है और कुछ चीजें जो मैंने बेसिक बताया वो कंप्लीट कर चुका हूँ। नाउ द नेक्स्ट इज द हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। नाउ विल स्टार्ट द न्यूक्लियर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर हाइपरफाइन दिस स्प्लिटिंग। हाइपरफाइन या न्यूक्लियर हाइपरफाइन भी लिख सकते हो, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियर हाइपरफाइन भी लिख सकते हो, इसके लिए आप न्यूक्लियर हाइपरफाइन भी लिख सकते हो, न्यूक्लियर हाइपरफाइन। तो क्योंकि एक्चुअली होता ही है हाइपरफाइन स्ट्रक्चर इन या स्प्लिटिंग इन ईपीआर, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है इसमें, मैं सिंपल यहाँ पे जाके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें जाके क्या होता है, देयर इज अ स्प्लिटिंग, the splitting arises
The splitting arises due to interaction. The splitting arises due to interaction of an electron with the magnetic moment of nucleus. Interaction of the splitting arises due to the magnetic moment of an electron. Magnetic moment of an electron with magnetic moment of nucleus. Magnetic moment of nucleus is called as hyperfine splitting. सिंपल है. अब जो जाके मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का होगा और मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियस का भी होता है. आपने एनएमआर में ये चीज भी देखा होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियस का होगा, बिकॉज दिस इज चार्जेड बॉडी, न्यूक्लियस इज अ चार्जेड बॉडी, देयर विल बी एग्जिस्ट है मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, जिसको म्यू एन कहते हो. अब वहां पे जाके उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा डेफिनेटली यहाँ पे जाके जो कंपाउंड आप लेंगे, जो भी आप मॉलिक्यूल लेंगे, उसमें जाके न्यूक्लियस तो होगा ही होगा. उस न्यूक्लियस को यहाँ पे जाके जब वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, इंटरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं हाइपरफाइन स्प्लिटिंग. उसको क्या बोलते हैं, हाइपरफाइन. उसमें जाके जो कपलिंग कांस्टेंट था वो डिफरेंट था. वो नेबरिंग प्रोटॉन में कितने जाके आपके न्यूक्लियस में जाके कौन सा एक्टिव प्रोटॉन है उसके साथ इंटरेक्ट होना, नेबरिंग प्रोटॉन के साथ. यहाँ पे नेबरिंग प्रोटॉन के साथ नहीं, यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस. तो सिंपली इसको जाके बोल सकते हैं फिर, इट इज आल्सो नोन एज MI-MS इंटरेक्शन, है ना. अब सुनिए, अब देखिए MI किसका है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द न्यूक्लियस, एंड MS इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन. तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि इट इज एक्चुअली द इंटरेक्शन बिटवीन दिस MI एंड MS इंटरेक्शन. इट इज सिंपली MI-MS इंटरेक्शन. ठीक है, तो जाके इट इज सिंपली MI एंड MS इंटरेक्शन. इसमें जाके किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी, अब यहाँ पे जाके ये चीज देखना होगा किस तरीके से यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी. तो स्प्लिटिंग पहले स्प्लिटिंग वहीं पे होगा जो एनएमआर एक्टिव होगा. इसे जाके इसके बाद हम जो भी बात करेंगे वो हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जहां पे जाके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा. अब देखिए फर्स्ट हम देखेंगे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग. हम इसमें जाके देख सकते हैं, अगर किसी न्यूक्लियस के पास जिसका जाके स्पिन होगा I के बराबर, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ स्पिन I गिव राइज लाइन जो है EPR लाइन जो देगा वो देगा 2Ni+1. ठीक है, इसको आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस, लिखूंगा ही क्योंकि जाके अदरवाइज आप लोग, न्यूक्लियस ऑफ स्पिन I गिव राइज टू EPR lines, give rise to EPR, nucleus of spin I give rise to EPR lines into a split, and nucleus of spin I give rise to EPR line, yes, split the EPR line into, split the EPR line into 2Ni+1 components. ठीक है, अब यहां पे जाके देखिए 2Ni+1 जो है, 2Ni+1 जो है यहाँ पे जाके है, N जो है यहाँ पे जाके N इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड. N जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड, कितनी न्यूक्लियाई है. I जो है I इज द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई, I इज द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई. ठीक है, I क्या है यहाँ पे जाके, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई, स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई. तो यहाँ पे जाके मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे जो जिस न्यूक्लियाई है उनका जो I का वैल्यू है, उनका मैक्सिमम जो यहाँ पे है, उनका I का वैल्यू जो न्यूक्लियस का है वो हाफ है. इफ I इज इक्वल टू 1/2, बहुत सारे न्यूक्लियस है जिनका I का वैल्यू जो 1/2 है.
यहाँ जाके इनका 3/2 है, ठीक है। तो उनमें जाके ये फार्मूला क्या होगी, अब देखिए इसको, ये बनेगी यहाँ पे जाके 2 इंटू 1/2 इंटू n+1, है ना। समझ रहे हो आप बेटा, इसको अगर नहीं समझ आया तो बताइए। 2 and 2 कैंसल आउट, तो इसके लिए यहाँ पे फार्मूला बनेगी n+1। जैसे आप NMR में यूज करते हो वर्ड हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्नल्स विल बी देयर, कितने में ये स्प्लिट होगा, पीक कितने में स्प्लिट होगा, आप सिंपली बोलते हैं n+1। तो यहाँ पे भी जाके, मगर ये तब पॉसिबल होगा जब जाके इनका हाफ होगा, 1/2, आई का वैल्यू हाफ होगा। बट अगर आई का वैल्यू हाफ नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल से आई का वैल्यू जो है वो 1 है, देन यू कैन नॉट से n+1, बिकॉज तब जाके 2, n का वैल्यू नहीं पता, आई का वैल्यू पता है 1+1, तो ये कितना बनेगा, 2 1 2, तो ये बनेगा 2n+1। तो यहाँ पे जाके फार्मूला टोटली डिफरेंट है। तो इसे जाके पहले आपको बेसिक फार्मूला जो है वो ये है, इसको याद रखना है। हाँ, अगर n का वैल्यू जो है हाफ आ रहा है, प्रोटॉन है सिर्फ, मतलब H है, H है, H है, H है, तो सिंपली आप यूज कर सकते हो n+1। या आपके पास यहाँ पे जाके तब भी चेंज हो जाएगा, अगर आप इसका यूज करेंगे 3/2, तो डेफिनेटली इट विल चेंज, 3/2 में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये बनेगा 2 इंटू n इंटू 3/2 प्लस यहाँ पे जाके 1, 2 and 2 कैंसल और ये बनेगा 3n+1, 3n+1। तो ये सिर्फ यहाँ पे जाके n+1 यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सिर्फ किसके लिए, यहाँ पे जाके i का वैल्यू जो होगा वो हाफ होगा, ठीक है। तो पहली एग्जांपल हम यहाँ पे देंगे आपको। आपके पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो आपके पास है, हाइड्रोजन को कैसे NMR एक्टिव बनाया जाएगा, NMR को कैसे हाइड्रोजन को कैसे NMR एक्टिव बनाया जाएगा। आपको तो पता है कि H2 है NMR EPR इनएक्टिव है, ये EPR इनएक्टिव है। अब इसको जाके कैसे EPR एक्टिव बनाया जाएगा, या तो जाके हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाके एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे इसमें से, अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे इट विल फॉर्म H2, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप, कैटायन रेडिकल बनेगा और ये होगा EPR एक्टिव, ये EPR एक्टिव होगा। तो कैटायन रेडिकल है ये, रेडिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाके एब्स्ट्रैक्ट किया, या हम जाके इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, प्लस करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो ये बनाएगा H2 नेगेटिव, इसमें भी जाके एक इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा, तो एनायन रेडिकल इसको बोल सकते हैं। जो ये भी क्या होगा, एनायन रेडिकल इसको बोला जाता है, एनायन रेडिकल, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, एनायन रेडिकल भी बोल सकते हैं, और ये भी होगा EPR एक्टिव, ध्यान दीजिएगा, EPR एक्टिव, दोनों EPR एक्टिव होंगे, ठीक है। तो जाके EPR एक्टिव H2 को कैसे बनाएगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाके ऐड करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर, देखो क्या होगा। अब देखिए, मतलब आप लीजिए, आप सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल पहले लेंगे, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, दैट इज H2 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन, इट इज EPR एक्टिव। पहली एग्जांपल है, कैसे यहाँ पे आपको मैं समझाऊं किस तरीके से यहाँ पे इंटरेक्शन होगी। सबसे पहले क्या होगा, यू यूज दिस MS, तो यहाँ पे जाके जो इसका होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए जाके जो MS होगा, इसका एनर्जी लेवल जो होंगे +½ and -½ होगा, दोनों होंगे डिजेनरेट, तो यहाँ पे जाके MS का वैल्यू ये होगा, ठीक है, +½ and -½ अब जो ही आपने जाके इसको मैग्नेटिक फील्ड दिया, नाउ इट विल स्प्लिट इनटू 2, वन इज द MS -½ यहाँ पे जाके BZ का वैल्यू 0 था, नाउ BZ इज नॉट इक्वल टू 0, तो जब BZ इक्वल टू 0 नहीं है तो MS -½ MS +½ यहां तक आपको पता है, यहां तक मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल दी जिसमें जाके MS का जो वैल्यू +-½ है। अब यहाँ पे जो I का वैल्यू है, I का वैल्यू आपको पता है कि न्यूक्लियस है प्रोटॉन का, H2 का जो प्रोटॉन है, इसका I का वैल्यू कितना होगा, I का वैल्यू इसका जाके हाफ है, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, कितने यहाँ पे जाके 2 है, तो जाके N का वैल्यू कितना है, 2 है, N का वैल्यू इसका कितना है, 2। तो सिंपली यहाँ पे इस चीज को आप देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे वो फार्मूला जो मैं आपको बता रहा था वो भी यूज कर सकते हो, यहाँ आप पूरा कर लो 2Ni+1। अब देखिए कितने लाइनों में स्प्लिट होगा, आपको सिर्फ एक पीक आनी चाहिए, बट ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन दिस
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, दिस लाइन, जो एक लाइन आ रही थी, एक ही लाइन जो आ रही थी यहाँ पे जाके, दिस लाइन विल स्प्लिट फर्दर, जो जाके एक ही लाइन यहाँ पे जाके आ रही थी, जो एक ही लाइन आएगी यहाँ पे जाके, इसकी वजह से ये फर्दर स्प्लिट होगी ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ड्यू टू इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट ये फर्दर स्प्लिट होगी, जैसे आप एनएमआर में पढ़ते हो। तो कितने में स्प्लिट होगी वो ये फार्मूला बताएगी। 2 फार्मूला का एन कितने हैं, H2 है, 2 है, तो जाके 2 × 2, आई का वैल्यू कितना है, हाफ प्लस 1, 2 एंड 2 कैंसल आउट, 2 + 1 3 लाइनों में। ठीक है, कितने में होगा, ये जाके होगा 3 लाइनों में जाके यहाँ पे दिस विल बी स्प्लिट इनटू 3 लाइनों, दिस विल बी स्प्लिट इनटू 3 लाइनों। जो यहाँ पे जाके 3 लाइनों में स्प्लिट होगा, तो इन लाइनों का जो यहाँ पे जाके रेशो होगा वो होगा पास्कल ट्रायंगल से आप इसको जाके निकाल सकते हो। विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल यू कैन डिटरमाइन दैट। ठीक है, मैं निकलू बनाऊंगा यहाँ पे जाके किस तरीके से होगा, इसको मिटाऊंगा। देखो बेटा क्या होगा, ये यहाँ पे जाके किस तरीके से यहाँ पे आएंगे, ये फर्दर स्प्लिट होगा और ये भी फर्दर स्प्लिट होगा। आपको दिख रहा होगा, हाँ चलिए बेटा देखिए। तो यहाँ पे इस वक्त हम नीचे जो दिखेंगे, इसका मैंने -½ लिखा नीचे की तरफ, इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि न्यूक्लियस की इंटरेक्शन है, ये MS था, अब ये MI है। तो MI का वैल्यू जो यहाँ पे जाके होगा, इसका होगा पहले +½ क्योंकि -½ था यहाँ पे, पहले प्लस आएगा इधर, अब यहाँ पे माइनस आएगा। फिर इसी तरीके से इसका प्लस था यहाँ पे आएगा पहले -½ फिर आएगा +½ अब जो इसका सिलेक्शन रूल है उसको भी देखना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे जाके इसको बता सकते हैं कि मतलब कौन कौन सा दिस पीक विल बी पॉसिबल। इसमें जाके कौन कौन सा पीक पॉसिबल है, उसके लिए हमें यहाँ पे जाके देखना होगा कि जो इसकी यहाँ पे जाके दिस MI का वैल्यू जो होना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 0। MI वो जाके 0 के बराबर आना चाहिए, मतलब सॉरी 1 मिनट, जो यहाँ पे जाके इसका ये आएगा MI का वैल्यू -½ to +½ हाँ 0 के बराबर आएगा। देखिए MI का वैल्यू जो होगा यहाँ पे जाके 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से +½ से +½ तक, ठीक है। अब देखिए इसका +½ से, इसमें कोई गलती नहीं हो रही है, एक पीक 2 पीक 2 ही आ रहे हैं ना, प्लस माइनस, इसमें आपके +n- आना चाहिए, H2 2 + 1 2 है, इसमें आएगा 1 लाइन तभी दीजिए। हाँ बेटा, एक जगह यहाँ पे गलत हुआ, क्योंकि जाके हम इसको कंसिडर कर रहे हैं एक ही, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियर है वो 2 है, 2 है, तो इससे जाके इस तरीके से स्प्लिटिंग नहीं होगी। स्प्लिटिंग जो होगी इसमें, वो स्प्लिटिंग आप देखिए कैसे होगी, क्योंकि जो MI का वैल्यू है, MI का वैल्यू वो यहाँ पे जाके कितना है, 1 है, क्योंकि 2 है, 2 प्रोटॉन है, तो इससे जाके इसका जो MI टोटल आएंगे वैल्यू वो आएगा +1 0 -1 आएगा। तो ये स्प्लिट होगी 3 में। ये तो मैं सोच रहा था इसको क्या हो गया, स्प्लिट होगा 3 में, ये भी फर्दर स्प्लिट होगा 3 में, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होगा, इसका -½ था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका स्टार्ट होगा कि यहाँ से +1 0 -1, इसी तरीके से यहाँ पे जाके -1, क्योंकि यहाँ पे +½ था, तो यहाँ पे -1 0 +1। अब यहाँ पे +1 to +1 एक पीक, फिर 0 to 0 दूसरी पीक, -1 to -1 तीसरी पीक। ये 3 पीक्स यहाँ पे जाके आपको आएंगे। इसके लिए आपको ये 3 पीक्स आएंगे, ठीक है। ये 3 पीक्स जो यहाँ पे आपको आएंगे, क्योंकि इसका MS जो वैल्यू है वो ±½ है, इसके लिए यूज कर सकते हो आप पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। इंटेंसिटी के लिए आप इंटेंसिटी पैटर्न जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। इसका जो इंटेंसिटी पैटर्न आएगा ये आएगा, दिस विल बी द ग्राफ, ठीक है। ये आपका जाके आपको आ गया A, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे समझिएगा, मैं एग्जांपल इसमें बहुत सारे दूंगा तभी जाके आपको ये समझ आएगा अच्छे से।
तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको इस अच्छे से समझ आए। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरी एग्जाम्पल पहले लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ड्यूटेरियम क्या लेंगे, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम के केस में जो ड्यूटेरियम रेडिकल हम ले रहे हैं, ठीक है, ड्यूटेरियम एटम जो है उसका जो आई का वैल्यू है ड्यूटेरियम, उसका जो यहाँ पे जाके आई का वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है। जो भी मैं इस वक्त एग्जांपल ले रहा हूं उसको आप ड्यूटेरियम एटम में ले रहा हूं, ड्यूटेरियम एटम। ड्यूटेरियम एटम का मतलब है कि H के पास H का है, ये क्या H का आइसोटोप है, इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, बट I का वैल्यू इसका 1 है। H के लिए I का वैल्यू हाफ है, याद रखिएगा। एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, नेट में भी आया है। H का जो I का वैल्यू वो हाफ है, ड्यूटेरियम का 1 है। ड्यूटेरियम का कितना है, 1 है। पढ़ा होगा, अगर NMR पढ़ा है तो जरूर पढ़ा होगा। तो ड्यूटेरियम के लिए I का वैल्यू जो है वो 1 है। एटम है तो इसे जाके एक ही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, वो H2 के केस में था, H2 के केस में मैंने बोला था, सिंपली हाइड्रोजन के केस में नहीं। तो ड्यूटेरियम के लिए अगर ये चीज है तो हम यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, कितने पीक्स यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि S का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस, MS का वैल्यू जो है प्लस माइनस हाफ है, तो इसका मतलब हम बनाएंगे पहले इस तरीके से कि MS होगा प्लस माइनस हाफ, फिर जाके ये स्प्लिट होगा कितने में, 2 में। क्या क्या, यहाँ पे जाके माइनस हाफ, ये प्लस हाफ। फिर फर्दर क्योंकि MI का वैल्यू, जो I का वैल्यू है, यहाँ पे I का वैल्यू 1 है, तो I का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जाके होगा प्लस 1, 2I प्लस 1 होगा, तो कितना आएंगे वैल्यूज, एक आएगा आपको प्लस 1, 0, माइनस 1, तो ये फर्दर स्प्लिट होगा 3 में। इस तरीके से ये भी स्प्लिट होगा 3 में, ठीक है। कि क्या क्या होगा, यहाँ पे जाके प्लस 1, 0, माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1, 0, प्लस 1, तो क्या होगा, MI का वैल्यू 0 आना चाहिए, MI का वैल्यू 0। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्साइटेड लेते हैं प्लस 1 से लेकर प्लस 1 माइनस ये प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस प्लस 1 हो गए माइनस 1, माइनस माइनस हो गए 0, तो 0 आ गए MI का वैल्यू, MI का वैल्यू 0 आएगा। इसी तरीके से 0 to 0 0 ही आएगा, माइनस 1 to प्लस 1 अगर करेंगे तो यहाँ पे जाके क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो प्लस 1 बनेगा, वो सिलेक्शन रूल नहीं है। इससे जाके माइनस 1 to माइनस 1, देखिए माइनस 1 to माइनस 1 MI, माइनस 1 to माइनस 1, देखिए माइनस 1 एक्साइटेड स्टेट कहाँ जाएगा, माइनस, फिर जाके यहाँ पे माइनस अपना ये माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो MI इक्वल टू 0। तो ये पीक पॉसिबल है, एक पीक, दूसरी पीक और तीसरी पीक, तो यहाँ पे भी आपको 3 पीक आएंगे। बट इंटेंसिटी पास्कल ट्रायंगल से यहाँ पे जाके डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका जो I का वैल्यू है, I का वैल्यू इसका 1 है, तो इससे जाके पास्कल ट्रायंगल अप्लाई नहीं होगा। पास्कल ट्रायंगल तब अप्लाई होता है जब I का वैल्यू होता है हाफ, I का वैल्यू हाफ है तो पास्कल ट्रायंगल यूज कर सकते हो, I का वैल्यू हाफ नहीं है तो जाके 1 यूज नहीं कर सकते हो। अब बोलेंगे सर अभी H2 जो बोला उसका भी 1 बोला, यहाँ पे भी I का वैल्यू 1 है, फर्क क्या है, उसका I का वैल्यू एक्चुअली एक एटम का वो हाफ है, हाँ वहां पे H2 था, 2 प्रोटॉन थे, इसे जाके हाफ प्लस हाफ आएगा, टोटल 1, I का वैल्यू टोटल 1 बनेगा, बट वो हाफ प्लस हाफ हो गया, तो इसे जाके वहां पे पास्कल ट्रायंगल से बोला 1:3:1:2:1। यहाँ पे जाके जो आपको इंटेंसिटी आएगी, जो ग्राफ आएगा वो इक्वल इंटेंसिटी आएगा ऐसे। तो इसको यहाँ पे जाके जो रेशो आएगा 1:1:1, ये आपको 3 लाइनें आएगी, 3 लाइनें विद इंटेंसिटी ऑफ 1:1:1। अगर सिंपली H लेंगे, लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में जाके कल सिर्फ एग्जांपल कराऊंगा, तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो पुट अप करो। मैंने जानबूझकर कुछ क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है, प्लीज पुट अप द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव द आंसर दैट ऑन दैट क्वेश्चन, ठीक है। जो भी आपको कंफ्यूजन रहा है इसमें वो आप नीचे लिखिएगा, या आप जाके मुझे ग्रुप में लिखिएगा कि सर यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए। आई विल इंक्लूड दैट पॉइंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स so that I will include that in the next lecture। कल के लेक्चर में वो इंक्लूड करूंगा। लास्ट एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन एटम लेंगे, हाइड्रोजन एटम मैंने H2 रेडिकल लिया, थोड़ी टफ एग्जांपल पहले ही हो गई तो हो गई, अब हो गई।
अगर सिंपली एच लेंगे, एच एटम के लिए क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो जाके एमएस क्या होगा, +-1 +-½ तो इसका मतलब जब फील्ड में जाके होगा तो क्या क्या होगा, एमएस होगा -½ तो एमएस होगा +½ अब यहाँ पे जाके एक ही प्रोटॉन है तो यहाँ पे क्या होगा, 2ni+1 कितने में स्प्लिट होगा, ये वाली पी कितने में स्प्लिट होगी, 2 × n का कितना है, ½ 2ni, i का कितना है, ये भी ½ +1 ये और ये कैंसल आउट, ½ +1 सही कर रहा हूं, हाँ n का वैल्यू 1 है, हाफ नहीं कर रहा हूं, n का वैल्यू ½ 2 × 2 कैंसल आउट, 1 + 1 हो गए 2 तो जाके 2 लाइनेज में यहाँ पे स्प्लिट होगा। तो अगर ½ है mi का वैल्यू, अगर यहाँ पे जाके i का वैल्यू ½ है, अगर i का वैल्यू ½ है तो mi जो वैल्यू होगा वो होगा +½ एंड -½ तो यहाँ पे जाके फर्दर स्प्लिट होगा 2 में। एक्चुअली मेरे दिमाग में पहले वही था, सिंपल एग्जांपल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल। तो इसका जो mi का वैल्यू होगा वो होगा पहले +½ फिर इसका mi का वैल्यू होगा -½ फिर इसका mi का वैल्यू होगा -½ इसका mi का वैल्यू रिवर्स होता है इसमें जब आप इंटरेक्शन कराते हो न्यूक्लियस के साथ। अब इसका भी देखिए, क्योंकि आपको टोटल जो mi का वैल्यू आपको आएगा डेल mi, जो आपका डेल mi आएगा वो आना चाहिए 0 के बराबर, ये सिलेक्शन रूल। तो यहाँ पे यहाँ से और ये और इसकी भी जो आपको इंटेंसिटी आएगी वो आएगी 1:1, पीक आपको ऐसे मिलेगी 1:1 पीक, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल भी ये कह रहा है कि 1:1, अगर 2 ही होंगे तो 1:1 आपको पीक आएगा। पास्कल ट्रायंगल अगर नहीं पता है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, आप मुझे कमेंट बोलिए पास्कल ट्रायंगल सर बताइए तो मैं बताऊंगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, और जाके बेसिक्स मैंने डिस्कस किए। तो वॉच दिस वीडियो एंड कमेंट।